हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मार्क एजुकेशन में। और आज हम रिवीजन करने वाले हैं 14 चैप्टर का, जो कि 9th क्लास का है, मैथमेटिक्स का, और जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और इसमें हम क्या क्या करेंगे, चलिए उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास में है क्या क्या। हमारे पास में कुछ एक डेटा रहेगा और उस डेटा को क्या करना है, जो हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है या न्यूमेरिकल फिगर है, उसको हमें अरेंज करना है। दूसरा, टेबल बनाना है, ग्राफ बनाना है, और इन सारी चीज़ों को हम स्टैटिक्स बोलते हैं। मतलब कि आज के समय में जैसे बहुत सारे डेटा प्रेजेंट है हमारे पास में, ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, और उस इंफॉर्मेशन को जैसे कुछ फैक्ट हो गए या फिर न्यूमेरिकल फिगर हो गए, उनको हम एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे टेबल, ग्राफ। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोई एक्टिविटी दी जाए कि क्या सारे डेटा एक जैसे होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा का कलेक्शन हो सकता है, जैसे अगर आपको कोई बोलता है कि भाई आप अपने स्कूल में बात करें, तो अगर ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए तो 20 स्टूडेंट्स को आप चेक करें उनकी हाइट क्या है, या नंबर ऑफ एब्सेंट कितने हैं ईच डे फॉर 1 मंथ। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे पास से बहुत सारे डेटा निकल के आते हैं। अब अगर इन डेटा को हमें लिखना हो, तो या तो हम न्यूमेरिकली लिख सकते हैं या फिर हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 14.1 में तो नॉर्मली एक्टिविटी है। अब अगर हम बात करते हैं 14.2 के लिए, लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हम डेटा को प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, डेटा को हम शो कैसे करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में एक एग्जाम्पल लिखा है, कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ 10 स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक्स लेटस गिवन बिलो। आपके यहाँ 10 स्टूडेंट्स हैं और जिनके मार्क्स कुछ अलग अलग आए हैं। ये क्या हो गया, ये एक रो डेटा हो गया। अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। या देखो, पहले तो यहाँ पर मिसिंग है कि भाई कुछ नंबर से छोटे हैं, कुछ नंबर से बड़े हैं, स्मॉलर नंबर बिगर नंबर। तो एक प्रकार से तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं कि भाई उनके बीच में कितना डिफरेंस है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है कि एक तो सबसे पहले ऊपर वाले को उनने अरेंज कर लिया। ठीक, अरेंज करने के बाद में क्या लिखा है, नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट द लोवेस्ट मार्क्स आर 25। यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि भाई जो लोअर मार्क है वो हमारा 25 है और हाईएस्ट मार्क्स हमारा 95 है। अगर हम बात करते हैं कि इनके बीच की रेंज कितनी है या फिर इनके बीच में डिफरेंस कितना है, तो रेंज कितना है हमारा 95 टू -25 कर दोगे तो आपको 70 उसकी रेंज निकल जाएगी, या फिर उसका डिफरेंस निकल जाएगा। इसको अगर क्वेश्चन आता है कि भाई रेंज फाइंड करो, तो रेंज फाइंड करने का मतलब होता है कि लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू को आपको माइनस करना है। ठीक है, फिर से सुनिए, अगर रेंज फाइंड करने को आता है तो आप लोअर वैल्यू को और अपर वैल्यू को आप माइनस करोगे। ठीक है, चलिए और आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कुछ और है दिया हुआ है। जैसे मान लो सेकंड एग्जांपल में आपके पास में कुछ डेटा दिया हुआ है, लेकिन कुछ डेटा यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि क्या कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं क्या। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 60 है, या फिर यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं, 60 60 और कहीं है क्या। ठीक है, फिर उसके बाद में 15 है, ये 15 है, ये 15 है। मतलब कुछ कुछ नंबर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उसको हमें मतलब पूरे टेबल को लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम एक कॉमन नंबर को एक ही बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है, ये देखिए, जो 10 था वो 1 टाइम लिखा है। फिर उसके बाद में हमने क्या काउंट करे थे, ये देखिए, ये इनको देखिए कि 40 4 टाइम है, 50 3 टाइम है, 56 2 टाइम है, 60 4 टाइम है। तो यहाँ पर एक प्रकार से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, किस फॉर्म में टेबल कर रहे हैं, टेबल के फॉर्म में उसको अरेंज कर रहे हैं। अब अगर इतनी सारी वैल्यू हमारे पास में दी हो, ढेर सारी वैल्यू, हम मतलब कि लगभग 100 प्लांट दिए हैं, 100 स्कूल्स दिए हैं, तो इन सारी वैल्यूज को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने उसको एज अ टेबल के फॉर्म में बनाया। ठीक है, हमने उसको टेबल के फॉर्म में तो क्रिएट करा, बट साथ ही साथ हमने उसमें टेली मार्क लगा दिया। अब ये टेली मार्क क्या होता है, टेली मार्क किसी भी नंबर को सिंपली लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब ये सॉल्व कैसे करते हैं, इसको एक बार हम काउंट कर लेते हैं, देखते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 29 से 29 तक जो आपके पास में ऊपर में वैल्यू दी हुई थी ढेर सारी, है ना, बहुत सारे नंबर्स दिए हुए थे, तो उनको हमने एक रेंज में डिवाइड कर दिया कि भाई मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 29। फिर 30 से 39, 40 से 49, इस टाइप से हमने 10 के पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो जब हम काउंट करेंगे ऊपर के टेबल को देख के, तो 20 से 29 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो 3 नंबर्स होंगे आपके पास में, आप काउंट करके देख सकते हैं। तो 3 नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंपल है, 3 नंबर है तो 3 लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक, क्लियर हो रहा है। अगर 3 नंबर्स हैं तो हम 3 नंबर्स को लाइन में कन्वर्ट कर देंगे।
लेकिन अब अगर हम यहाँ पर देखें 14 नंबर को, तो 14 नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ध्यान देंगे 1 2 3 4, ये 4 हो गया और 5 आपका क्रॉस में जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ये तो 5 हुआ है, फिर इसी टाइप से आप 10 को बनाओगे, मतलब 1 2 3 4 अगेन 5, तो 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया, और है हमारे पास 14, तो मतलब कि हम 4 लाइन अलग से ड्रॉ करेंगे, तो ये 4 हो गया। ठीक, उम्मीद है आपको टेलीमार्क भी समझ में आ गया होगा। टेलीमार्क सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन होता है। टेलीमार्क को अगर हमें और देखना है कि अगर हमारे पास में मान लो 8 नंबर है, 8 नंबर को हमें टेलीमार्क में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, ये 4 हो गया, और ये 5 6 7 8। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर कहीं पर मान लीजिए कि 4 है, तो 4 है तो 1 2 3 4 सिंपल, और अगर कहीं 5 है तो 5 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हमारा 5 हो गया। इसको हम कहते हैं टेलीमार्क में रिप्रेजेंटेशन करना। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, अब इसी टाइप से हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई आपके पास में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और उनको क्या बोल रहा है, 4 नंबर एग्जाम्पल, लेट नाउ कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज गिवन बिलो 38 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। भाई 38 स्टूडेंट है आपके पास में टोटल। ठीक है, ये देखिए 38 स्टूडेंट है, लेकिन भाई क्या सारे बच्चों का वेट एक होगा, तो पॉसिबल नहीं है, तो सभी के वेट के अकॉर्डिंग उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो 14.2 की अगर हम बात करें, तो 14.2 में आपका नॉर्मली रहेगा, आपको उसको टेबल के फॉर्म में बनाना है, दूसरा आपको उसको फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में बनाना है, या फिर उसको टेलीमार्क के फॉर्म में बनाना है। ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और अगर आपको कोई सा भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें हम वीडियो बना देंगे। चलिए, अब ये तो टेबल का हो गया। अब बात आती है यहाँ पर हमारी दूसरे टाइप का रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर दूसरे टाइप का रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि भाई क्या आप उसको डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं, है कि नहीं। तो डायग्राम के थ्रू समझाने के लिए हमने हमारे पास में 3 मेथड दी हुई हैं। 3 मेथड कौन कौन सी हैं, पहली है बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ का सिंपल सा यहीं पर हम समझ लेते हैं। बार ग्राफ मतलब कि ये इस टाइप के बारे में बात करते हैं, टेबल। ठीक, मतलब चार्ट में, चार्ट के फॉर्म में डिवाइड शो करने के लिए। अगला है हिस्टोग्राम। हालांकि बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन लगभग एक ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते हैं। चलिए देखते हैं कि उनमें चेंजेस क्या होते हैं। अगर हम बार ग्राफ के बारे में बात करें, तो बार ग्राफ सिंपल सा क्या होगा, पर्टिकुलर किसी एक चीज के बारे में बताएगा, एक चीज के मतलब एक चीज के बारे में बताएगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में कोई एक टेबल बना हुआ है, या फिर कोई एक एग्जाम्पल दिया है। क्या लिखा है एग्जाम्पल 5th में, इन एन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ क्लास 9th 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ। यहाँ पर मतलब कि बोला गया है कि भाई आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं और उनका बर्थ जो है वो अलग अलग मंथ में हुआ है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ के बारे में पता करेंगे कि भाई किस मंथ में कौन से बच्चे का बर्थ हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल में क्या बना है कि जनवरी जो बच्चे हैं, जनवरी में जो बच्चे हैं वो कितने बर्थ हुए हैं, 3 स्टूडेंट्स का बर्थ हुआ है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस टाइप से करके हमारे पास में 12 मंथ दिए हुए हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं, है ना। यहाँ पर मतलब हमने 2D डायमेंशन बनाया है, मतलब कि एक हमारे पास मंथ का टेबल है और एक हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है। तो यहाँ पर हमें सिंपल डायग्राम देख के या बारग्राफ देख के ही समझ में आ रहा है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर जो चीज़ लिखी होती है और यहाँ पर उसके बारे में बात होती है, मतलब ये मंथ ऑफ बर्थ है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि फरवरी में कि जो फरवरी का जो मंथ है उसमें कितने बच्चों का बर्थ हुआ है। तो आप टॉप लेवल का देखोगे तो 4, मतलब कि हम इससे समझ में ये निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सबसे कम बर्थ किस मंथ में हुआ है। तो सबसे कम बर्थ हुआ है, ये देखिए आपका ये जून में। और अगर हम मैक्सिमम के बारे में बात करें तो मैक्सिमम हमारा यहाँ पर हुआ है, मतलब मैक्सिमम हमारा अगस्त में हुआ है। ठीक है, तो ये बार ग्राफ आप समझ गए होंगे। बार ग्राफ से देख के हम क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं और क्वेश्चनों के थ्रू हम बार ग्राफ भी बना सकते हैं। कभी भी ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन से हमारा आंसर बन रहा है तो हम आंसर से क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक, इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा, ये चीज़ हमेशा और सभी जगह रूल फॉलो करती है ये। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर पहले वाले में देखिए कि 5th वाले क्वेश्चन में, 5th वाले एग्जाम्पल में आपको ग्राफ दिया हुआ था, न्यूमेरिकल पूछे जा रहे थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल में भी अगर हम देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या लिखा है,
फर्स्ट वाला, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन अ मंथ ऑफ नवंबर। भाई नवंबर में कितनों का बर्थ हुआ, तो ये आपके पास नवंबर है ना, और ये नवंबर में आप चेक करोगे कितने का बर्थ हुआ है, तो ये आपका यहाँ पर निकल के आ रहा है कि भाई लगभग 4 बर्थ हुए हैं। ठीक है, 4 बर्थ हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब जो सिक्स्थ एग्जाम्पल है, सिक्स्थ एग्जाम्पल क्या है, आपको टेबल दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये है, आपको क्या बोल रहा है, आपको टेबल गिवन है और वो बोल रहा है कि भाई बार ग्राफ के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो। तो बार ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमें पास में क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, हेड्स दिए हुए हैं और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कि कितना खर्च हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है या कोई फैमिली है, उसकी इनकम है 20,000, तो कहाँ कहाँ वो खर्च करती है, ग्रोसरी में 4,000। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 1,000 रुपीज़ में, मतलब कि जो काउंटिंग लिखी हुई है उसके पीछे में 1,000 भी है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रोसरी, ग्रोसरी मतलब क्या होगा 4,000, रेंट 5,000, एजुकेशन, मेडिसिन, फ्यूल, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें दी हुई हैं। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये रिप्रेजेंट का देख लीजिए। वहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि भाई ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन, जो भी चीज़ लिखी हुई थी आप उसको एक्स एक्सिस के फॉर्म में लिख देंगे, और जो एक्सपेंडिचर था, जो खर्च था 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, उसको हमने ऊपर लिखा एक एक्स एक्सिस में। ये जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल होता है उसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं, जैसा कि आपने पहले के चैप्टर में पढ़ा भी है। ठीक है, तो सिंपली हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई ग्रोसरी का 4,000 था तो हम 4 तक लेके गए, रेंट का 5,000 था तो हम 5,000 तक लेके गए, एजुकेशन का 5,000 था तो वो भी हम 5,000 तक लेके गए। मतलब जो जो चीज़ लिखी हुई है और जितनी वैल्यू के साथ में लिखी हुई है उतनी वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, चलिए बार ग्राफ भी हो गया। अब हम देखते हैं कि हिस्टोग्राम में क्या है। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस था। बार ग्राफ में अगर आप देखते हैं तो बार ग्राफ में पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू दी हुई है, मंथ दिया था, स्टूडेंट दिया था या फिर कोई प्रोडक्ट दिया था, यहाँ पर कोई रेंज नहीं दी थी। लेकिन जैसे ही हम हिस्टोग्राम में आते हैं, ठीक है, हिस्टोग्राम में आते हैं तो हिस्टोग्राम में क्या दिया रहेगा, आपको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल दिया रहेगा। कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल मतलब कि जैसे मान लो कि 10 टू 20 या फिर 20 टू 30, इस टाइप से, मतलब कोई एक रेंज दी रहेगी कि भाई मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम। चलिए देखते हैं इस टेबल में क्या दिया हुआ है कि वेट इन केजी दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है। भाई आपके स्कूल में कुछ बच्चे अलग अलग वेट के ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चे एक ही वेट के हों। तो यहाँ पर वही चीज़ दिया हुआ है कि भाई 30.5 से लेकर 35.5 तक के बीच में कितने बच्चे हैं जिनका वेट इतने के इतने बीच में है। तो भाई 30.5 से लेकर 35.5 तक 9 स्टूडेंट हैं। ठीक है, इसी टाइप से इन सभी की वैल्यूज़ दी हुई है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो हिस्टोग्राम में बनाने के लिए हमको यहाँ से रेंज लेना पड़ेगा। तो रेंज लेने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए वहाँ पर 10 टू 30 नहीं दिया हुआ था, मतलब कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं था, और अगर जो नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता तो हम 0 पे ऐसा कट करके आगे चल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हिस्टोग्राम में, देखिए ध्यान से कि भाई 30.5 से तो शुरू हुआ लेकिन 35 पॉइंट पर खत्म हुआ। मतलब कि ये लाइन आपकी 30 वाली है और ये लाइन आपकी 35 वाली है। फिर अगला जो था, अगला देखोगे तो अगले में क्या दिया हुआ है आपको, अगले में दिया हुआ है 35, यहाँ एंड हुआ तो ये 35 से शुरू हुआ, ये 45 पे एंड हुआ, 45 से शुरू हुआ, मतलब जिससे खत्म हो रहा है उसी से नेक्स्ट वाला शुरू हो रहा है। तो इस वजह से ये जो लाइनिंग जो है वो पूरी मतलब एडजस्ट होकर बनेगी, मतलब उनके बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आए, बार ग्राफ भी समझ गए। बार ग्राफ आपका अलग अलग रहता है, हिस्टोग्राम कनेक्टेड रहता है, क्योंकि हिस्टोग्राम में आपको एक रेंज दिया रहता है। अब अगर हम दूसरे बारे में बात करें, ये सारे हिस्टोग्राम में चलेंगे क्योंकि इनमें के बीच में गैप नहीं है। हिस्टोग्राम के साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास में ये भी हिस्टोग्राम का है। अब एक आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, ये है कुछ नहीं, चलिए एक बार देख लेते हैं हमारे डायग्राम पे। जैसे मान लीजिए आपने ये रेंज वाले बनाए थे, है ना, ये रेंज वाले हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपका हिस्टोग्राम है, ये इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। तो जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का सिंपल सा फंडा ये रहेगा कि आपको यहाँ से मान लो यहाँ चालू हुआ तो ये सेंटर टू सेंटर वैल्यू लेता है। क्या, सेंटर से सेंटर वैल्यू, जैसे ये लिया, फिर ये लिया, फिर सॉरी, फिर उसके बाद में ये लिया, फिर ये लिया, फिर इस टाइप से अगर कहीं पर और दूसरा टेबल होगा तो वहाँ पर मतलब पॉइंट टू पॉइंट सेंटर वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ समझ में नहीं आई, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। ये देखिए आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, मतलब कि जो भी वैल्यू है वो सेंटर टू सेंटर वैल्यू ली जा रही है। ये देखिए, ये एक मिनट, ये यहाँ गया सेंटर पे, ये फिर सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर,
ये सेंटर मतलब सभी जगह के सेंटर लिया गया है, यही आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। कहीं पर भी अगर डाउट आता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर उसके बाद में इस चैप्टर में हमारे पास में आएगा, ये तो पूरा वैसे ही है। अगर हम इस टेबल को देखना चाहें तो एग्जांपल में आप देख सकते हो कि भाई अगर आप इसको हिस्टोग्राम के उसमें फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो एक प्रकार से वो सेंटर वैल्यू ही फाइंड कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये सेंटर वैल्यू, ये सेंटर वैल्यू। ठीक, जो भी वैल्यू है वो सेंटर के फॉर्म में, मतलब कि जो ग्राफ बनता था या जो बार ग्राफ हिस्टोग्राम जो वगैरह बनता था उसमें अब ये नहीं बन रहा है, बस पॉइंट टू पॉइंट लिया जा रहा है। ठीक है, चलो 14.3 तक लगभग ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। अब अगर हम उसके और आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। ये सारे के सारे हिस्टोग्राम वगैरह में है। ठीक है, सेंटर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, भाई सेंट्रल टेंडेंसी का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई बीच की वैल्यू क्या आ रही है। बीच की वैल्यू का मतलब ये है कि अगर हम एक एग्जांपल देखें, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन ऑफ नंबर। क्वेश्चन ऑफ नंबर मतलब कि भाई आपके एग्जाम हुए हैं कोई और उसमें 5 क्वेश्चन थे या टेस्ट हुआ है, तो 5 क्वेश्चन में आपके स्कूल में कोई 2 बच्चे हैं, एक मेरी और एक हैरी है। मेरिस के स्कोर दिए हुए हैं और हैरिस के स्कोर दिए हुए हैं, ये सब्जेक्ट का नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में मेरी को मिले 10, हैरी को मिले 4। सेकंड क्वेश्चन में मेरी को मिले हैं 8 और हैरी को मिले हैं 7। इस टाइप से कोई टेबल बना हुआ है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि भाई उसकी बीच की वैल्यू फाइंड करो, उसका सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करो। तो सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे भाई उसका एक एवरेज फाइंड करते हैं। एवरेज का मतलब क्या होगा? एवरेज का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई जितने नंबर्स दिए हुए हैं आपको एवरेज मालूम होगा ना आपको। एवरेज का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवीजन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब कि आपके पास में हैरिस में क्या दिया है, 10 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, 8 दिया है और 7 दिया है। तो इन सभी को प्लस करोगे और डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करेंगे? नंबर से। नंबर से मतलब कि भाई कितने क्वेश्चन है टोटल? टोटल 5 क्वेश्चन है, तो हम इसका सम करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें उसका एक एवरेज पता चल जाएगा। उसी तरह से इनने यहाँ पर करा है ये कि भाई मेरिस का एवरेज निकाला और हैरिस का एवरेज निकाला, लगभग 8.4 और 8.2 आ रहा है, मतलब कि दोनों का लगभग सेम आ रहा है। और अगर दोनों का सेम आ रहा है तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरिस का स्कोर और हैरिस का स्कोर कुछ अलग अलग दिया हुआ है, कुछ छोटा कुछ बड़ा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा और जो भी लगभग उसकी बीच की वैल्यू आ रही थी वही उसका वैल्यू हो गया, सेंट्रोइड वैल्यू हो गया। ठीक है, नॉर्मल है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो एवरेज था, एवरेज का अब नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाते जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलते जाएगा। यहाँ पर फिलहाल एवरेज को वो मीन के फॉर्म में ले रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, एवरेज का दूसरा नाम मीन है। ठीक, क्या? एवरेज का दूसरा नाम मीन है और उसको डिनोट करने के लिए, यहाँ पर है कि एक्स बार। ठीक है, यहाँ पर x के ऊपर में एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और उसको रीड करते हैं x बार। ठीक है, क्या रीड करेंगे? x बार। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे ये एग्जांपल नंबर 10 है कि 5 पीपल वर आस्क्ड अबाउट द टाइम इन अ वीक दे स्पेंड ड्यूरिंग डूइंग सोशल वर्क इन देयर कम्युनिटी। दे सेड 10, 7, 13, 20 एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब कि कोई 5 लोग हैं जो अपने समाज के लिए बहुत अच्छा काम करना सोच रहे हैं और वो कंटिन्यू कितना काम करते हैं, कोई 10 घंटे, कोई 7 घंटे, कोई 13 घंटे, कोई 20 घंटे, कोई 15 घंटे, इस टाइप से घंटे में काम कर रहे हैं। तो उनका एक एवरेज टाइम कितना होगा कि उन पांचों ने मिलकर एक एवरेज टाइम कितना करा, एवरेज वर्क कितना करा। तो सिंपल सा आएगा कि भाई यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि 10, 7, 13, 20 और 15 को प्लस करेंगे। ठीक है, उनको क्या करेंगे, उन सभी को सम करेंगे, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। दूसरी बात कि डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे? नंबर से। नंबर कौन सा? यहाँ पर नंबर है कितने? 10, 7, 13, 20 और 15। मतलब कि आपके पास में 5 नंबर है, मतलब कि आप 5 से डिवाइड करोगे। ठीक, ये चीज समझ में आ गए। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। एक्स कोई अलग से कोई बाहर से आई वाली वैल्यू नहीं है, वो एक एज्यूम किया गया है कि हाँ भाई हम मान रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1 है, मतलब x1 इज इक्वल टू 10, x2 इज इक्वल टू 7, जो भी चीजें हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान देना है कि x का मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए उसको पढ़ते हैं x बार और उसके ऊपर में लाइन लगाना जरूरी है। दूसरा क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये देखिए सबको हमने प्लस करा और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 5। मतलब हम सिंपल से यहाँ पर है कि जितने नंबर आपको दिए हुए हैं उन सभी को प्लस करना है और डिवाइड करना है कितने नंबर दिए हैं। ठीक है, तो ये आपका एक मीन निकल जाएगा।
मीन निकल जाएगा या फिर हम एवरेज बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक हमें ये भी चीज़ दिख रही है कि भाई क्या है, ये इस टाइप का आपको बना दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये है आपका सिग्मा। ठीक है, ये लिखा हुआ है सिग्मा, ये सिग्मा। ठीक है, सिग्मा। और एक प्रकार का ये क्या होता है, एक प्रकार का ये समेशन ही होता है, मतलब सम को ही रिप्रेजेंट करता है, प्लस को ही रिप्रेजेंट करता है, ऐड करने के बारे में ही ये बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसका फॉर्मूला देख सकते हो कैसा कैसा लिखा है, अटपटे वर्ड्स में लिखा है, कोई बात नहीं। एक्स बार इज इक्वल टू 30 सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 और एक्स आई, और डिवीजन में क्या है 30। मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात ये बताई जा रही है कि भाई आपको डिवाइड करना है। ठीक है, आपको डिवाइड करना है 30 से जो ऊपर लिखा हुआ है, और प्लस करना है किसको, i इज इक्वल टू 1 और एक्स आई, मतलब x के साथ में जितनी भी वैल्यूज हैं सबको सम करना है और डिवाइड करना है जो ऊपर वैल्यू उसकी लिखी है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप बकायदा पूछ सकते हैं। यहाँ पर भी है 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट के कुछ मार्क्स मिले होंगे स्कूल में, तो उन सभी को प्लस किया गया। ठीक है, और कितने नंबर से डिवाइड किया गया 30 से, सिंपल सी बात है, जितने नंबर दिए हैं सभी को प्लस करना है और डिवाइड करना है टोटल से, है ना। चलिए, इसके बाद में अगर हम और देखें तो यहाँ पर पूरा वही चीज़ चलेगा, पूरा फॉर्मूला वही चलेगा। अब एक चीज़ ये देख सकते हो कि अगर कोई वैल्यू ग्राफ में दी हो, ठीक है, कोई वैल्यू टेबल के फॉर्म में दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए सिंपल सा क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, आपको दिया हुआ है मार्क्स दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि भाई 10 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं तो 1, 20 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं तो 1, इस टाइप से कुछ कुछ मार्क्स वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि सिग्मा एफ एक्स क्या है। अब ये सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स का मतलब ये होता है कि भाई ये इनका जो मतलब ये वैल्यू कहाँ से आई, सिग्मा एफ एक्स क्या है, तो सिग्मा एफ सॉरी आपको एफ दिया हुआ है। ठीक है, आपको f दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको x दिया हुआ है। जब हम f और x का मल्टीप्लाई करेंगे, x और f की वैल्यूज का मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें इक्वल में ये वाली वैल्यूज आएंगी। चीज समझ गए। ठीक है, प्रॉब्लम फिर से देख लेते हैं। आपके पास f है, आपके पास x है, f और x का इंटू करना है, f और x का इंटू करना है, f और x का इंटू करना है, तो ये आपका fx हो गया। अब बात आती है सिग्मा की, तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा का मतलब हमने पहले बता दिए थे, सिग्मा मतलब होता है समेशन। सिग्मा मतलब क्या होता है, समेशन। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर इन सारी वैल्यूज को सम करना है। ठीक है, फिर उसके बाद इन सारी वैल्यूज को प्लस करना है। ठीक, इन सभी वैल्यूज को प्लस करना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। ये है सिंपल सा, दोनों को आपने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास में उसके मीन फाइंड हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में मीडियन। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। अब मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास में दो चीजें हैं, एक है ऑड नंबर के लिए और एक है इवन नंबर के लिए। ठीक, फिर से ध्यान दो, मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास वैल्यूज आती हैं, और मीडियन क्या होता है, ए मीडियन मतलब होता है एक प्रकार की बीच की वैल्यू। सिंपल समझ में आ रहा है, मिड मिड मतलब की सेंटर वैल्यू, तो मीडियन मतलब होता है बीच की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर बीच की वैल्यू का मतलब क्या होगा, चलिए देखते हैं थोड़ा सा, कि अगर हम कोई चीज काउंट करते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए ये है, ये यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो कितने नंबर ऑफ पीपल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, भाई 13 पीपल हैं। तो इनमें बीच वाला पीपल कौन सा होगा, तो सिंपल से अगर हम देखें तो भाई एक कैंसिल, दूसरा कैंसिल, तीसरा कैंसिल, चौथा कैंसिल, इधर का कैंसिल, इधर कैंसिल, इधर इधर, हम एक एक करके कैंसिल कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या आया, ये वाला मीडियन आया, है ना। तो इस टाइप से हम कितनी बार काउंट करेंगे, तो भैया उसके लिए हमारे पास में है बच्चों, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला कौन सा है, एक और चीज देख लेते हैं। ये तो हमारे लिए हो गया ऑड नंबर के लिए, अब ये हो गया इवन नंबर के लिए। मतलब कि अब इसमें बीच वाली दो वैल्यू आ गई, देखो फिर से 1 कैंसिल, इधर का कैंसिल, ये कैंसिल, ये देखते जाइए, यहाँ पर हम कैंसिल करते जा रहे हैं और फाइनली हमारे पास में बीच में दो वैल्यू बच रही हैं। तो अब इन दोनों वैल्यूज में से बीच की वैल्यू कौन सी होगी, तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दो फॉर्मूले फाइंड किए गए हैं। ठीक, कि जब हम काउंट करते हैं तो काउंट करने में हमारे पास में आ क्या रहा है उस चीज को ध्यान देना है। अगर हमने काउंट करे थे, अगर ऑड नंबर आ रहा है तो हम ऑड नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे,
और अगर इवन नंबर आ रहा है तो हम इवन नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसको एक बार हम देखते हैं। वेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन इज ऑड, अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर रहे हैं और वो क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तब उस कंडीशन में मीडियन वैल्यू क्या होगी, तो उस कंडीशन में मीडियन वैल्यू होगी n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइड बाय 2। और ये आंसर नहीं है, ये उस प्लेस की वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। ये देखिए टीएच लगा है ना, जैसे कहीं लिखा रहता है ना थर्ड, फिर फोर्थ, मतलब ये नंबर्स के बारे में बता रहा है, ना कि वैल्यू के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन कि फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर जब काउंट करे तो हमारे पास 13 था, तो हमने उसका आंसर निकाला। क्या निकाला, 13+1 डिवाइडेड बाय 2। 13+1 क्या होगा, 14। 14 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 7। तो भैया जो भी तुमने काउंट करे हो ना, तो उसका सेवंथ प्लेस वाला, सेवंथ ऑब्जर्वेशन विल बी द मीडियन। सेवंथ प्लेस वाली जो भी वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। ठीक, दूसरी चीज कि इवन नंबर के लिए क्या है, तो इवन नंबर के लिए फॉर्मूला क्या हो रहा है, n/2 टर्म या टूथ वैल्यू, या फिर n/2+1 और सेकेंड वैल्यू, है ना। यहां पर जैसे हमने काउंट करा भाई 16, हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 16 काउंट करा। अब ये 16 क्या था, जैसे हमने पीपल्स को काउंट करे थे अभी 1 2 3 करके, इस तरह जब हमने किसी चीज को काउंट करा तो हमारी काउंटिंग 16 टाइम आई। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 16/2 और 16/2+1, मतलब कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 8 आया और यहाँ पर हमारे पास 9 आया, मतलब 8th वैल्यू और 9th वैल्यू को हम प्लस करेंगे। ठीक है, 8th वैल्यू और 9th वैल्यू जो है हमारी, वो हमारी मीडियन होगी। सिंपल सा लॉजिक समझ में आ गया कि अगर आप ऑड नंबर को काउंट करते हो तो n+1 डिवाइड बाय 2 करोगे और उस प्लेस की वैल्यू के बारे में बात करोगे, या फिर जब तुम काउंट कर रहे हो और इवन नंबर आ रहा है तो हमारे पास दो फॉर्मूला लगाओगे, जिसमें आपके पास में मीडियन के फॉर्म में दो वैल्यू आएगी। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम वापस से और एक और चीज है कि मोड के बारे में भी आ रहा है, मोड भी समझ लो लगे हाथ। मोड क्या है, मोड मतलब एक हमने जो दूसरा वर्ड सोचा या है, मोड का मतलब मोर, जैसे होता है ना दिल मांगे मोर, तो वैसे ही वाला मोड। मोड मतलब क्या होगा, जो सबसे ज्यादा बार काउंट किया गया होगा। ठीक है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही आएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि मोड क्या है। यहाँ पर अगर हम देखें कि फाइंड द मोड ऑफ द फ्लोइंग मार्क्स आउट ऑफ 10 आई ऑब्टेन्ड बाय द 20 स्टूडेंट। 20 स्टूडेंट है और उनको कुछ कुछ मार्क्स मिले हैं, तो सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिले उसको देखते हैं अपन कि 4 6 5 9 9 इस टाइप से कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, नंबर लिखे रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। क्या करोगे, सबसे पहले उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा किस बच्चों को मिला है, मतलब कितने नंबर्स बार। तो यहाँ पर देखो 4 3 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, 6 3 टाइम्स है, 7 3 टाइम्स है, 9 4 टाइम्स है। 9 क्या है, 9 4 टाइम्स से 4 बार आया है, मतलब कि 9 हमारा आंसर है। तो ये क्या है, ये मोस्ट फ्रिक्वेंसी हो गई, और जो मोस्ट फ्रिक्वेंसी होगी वही हमारा मोड होगा। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर आपको मीन समझ में आ गया, मीन के बाद में आपको मीडियन भी समझ में आ गया और मोड भी समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, एक बार समरी देख लेते हैं, समरी में क्या है। समरी में हमारे पास में जितने भी फैक्ट होते हैं या फिगर्स होते हैं कलेक्टेड विथ अ डिफाइंड पर्पस, किसी भी पर्पस में डिफाइन होते हैं तो उसको हम डेटा कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, स्टेटिस्टिक्स इज द एरिया ऑफ स्टडी डीलिंग विद द प्रेजेंटेशन एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, आज के समय में इसकी बहुत ज़्यादा जॉब में डिमांड भी है। मतलब कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसको सोचा करिए कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ में कहाँ यूज़ हो रहा है। हालांकि आप लोग 9th क्लास में तो आपको उतना लोड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि स्टैटिक्स की वजह से बहुत सी जॉब आज की कंडीशन में बहुत सी जॉब्स प्रोवाइड की जा रही है। तो ये एक नॉर्मल चैप्टर नहीं है, बहुत अच्छा चैप्टर है और इन फ्यूचर में भी आपके लिए बेस्ट साबित होगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, अगला क्या दिया है, हाउ डेटा कैन बी प्रेजेंटेड ग्राफिकली। भाई जो आपके पास में डेटा है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी पूरी बुक्स में या बायो में पूरी थ्योरी थ्योरी लिखी हो, उसमें एक भी डायग्राम ना हो, तो क्या आपको समझ में आएगा, शायद नहीं, क्योंकि डायग्राम हमें काफ़ी वर्ड्स से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मतलब एक जो डायग्राम होता है वो बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। अब जो हमारे पास में थे, है ना, क्या थे प्रेजेंटेशन ग्राफिकली, क्या क्या था, बार ग्राफ पढ़ा था आपने पर्टिकुलर किसी वैल्यू के लिए,
हिस्टोग्राम किसी रेंज के लिए और फ्रिक्वेंसी आपका सेंटर वैल्यू के लिए। ठीक है, अगला है कि भाई अनग्रुप डेटा है, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास में मीन फाइंड करने का आया था। मीन फाइंड करने का क्या था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवीजन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये चीज हो गई। अगला हमारे पास मीडियन फाइंड करने के लिए था। मीडियन फाइंड करने के लिए क्या था? एन अगर ऑड नंबर है, जो हमने काउंटिंग करे थे, काउंटिंग करने के बाद में जो हमारे पास नंबर आ रहा था, अगर वो ऑड नंबर है तो उसका फॉर्मूला क्या है? एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। और अगर इवन नंबर आता है तो उसकी वैल्यू क्या है? उसकी दो वैल्यू आएगी हमारे पास में, एन बाय टू और एन बाय टू प्लस वन वैल्यू आएगी। और अगर हम लास्ट की बात करें तो लास्ट है हमारा मोड। मोड का मतलब क्या होगा? द मोड इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन, जो सबसे ज्यादा बार आता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी बहुत आसानी के साथ में अपने चैप्टर को रिवाइज कर सकें। और यहाँ पर जो हमने पढ़ा है चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, तो वो आप एक बार और रिवाइज करें, और अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और इसी टाइप से वीडियो आएंगे, और आपको छोटे छोटे टॉपिक्स में बहुत सारे मतलब चीज़ें बताई जाएगी। दूसरा, उसी टाइप से हम बहुत सारे वीडियो को लाएंगे, जैसे आपका मैथमेटिक्स में है, अगला साइंस में भी है और हिस्ट्री में भी है, मतलब कि उसमें छोटे छोटे टॉपिकों को एक्सप्लेन किया जाएगा। आप क्विक रिवीजन कर सकते हो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।